नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्पायरेशन ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आदर्श सक्सेना एक बार फिर से आपका एक नए वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो चैनल पे आ पा रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। आज हम उसी क्रम में जहां तक वीडियो चैनल पे हैं उसी के आगे हम एक नया टॉपिक उसमें जोड़ते हैं, एक नागरिकता। उसी सीक्वेंस में सिटीजनशिप यानी नागरिकता, संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में नागरिकता के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नागरिकता यानी सिटीजनशिप। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है, जिसमें से भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यानी जो भारत है इसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है। ये एकल नागरिकता क्या होती है? यानी राज्यों के लिए, अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग नागरिकता का प्रावधान नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे एकल नागरिकता का प्रावधान है। कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि अमेरिका, यहाँ पे दोहरी नागरिकता की बात है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता की बात होती है, यानी कि स्टेट और फेडरेशन के लिए अलग अलग नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन हमारे देश भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 में भारत के विभाजन का वर्णन किया गया है। भारत के विभाजन का वर्णन है, यानी डिवीजन ऑफ इंडिया। यानी अनुच्छेद 5 क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। हर चीज़ लिखने से वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अनुच्छेद 5 एक बात कहता है कि भारत के नागरिकता के प्रावधान के बारे में बात बताएगी। 5, 6, 7, 8 जो आर्टिकल हैं, इनमें ये बताया गया है कि 5 में जब संविधान लागू होने के समय नागरिकता का क्या प्रावधान था, ये अनुच्छेद 5 बताता है। अनुच्छेद 6 ये कहता है पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को जाने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 8 में भारत से बाहर रह रहे, भारत में जन्मे कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बात कही गई है। अनुच्छेद 9 जो कि इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 9 में कहा गया है यदि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी क्या कहता है, अनुच्छेद 9 हमें बताता है यदि भारत का कोई नागरिक, अनुच्छेद 9 कहता है यदि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 ये कहता है यदि भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता
ग्रहण कर लेता है या स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी या कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 जो कहता है कि क्या कहता है, विधि द्वारा स्थापित, विधि यानी कानून, विधि द्वारा स्थापित, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसेस, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी भी तरीके से नागरिकता के अधिकार को समाप्त नहीं किया जाएगा। यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी भी तरीके से नागरिकता के अधिकार को समाप्त नहीं किया जाएगा। यानी विधि यानी कानून के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, इसके अलावा अन्य किसी भी तरीके से नागरिकता के अधिकार को समाप्त नहीं किया जाएगा। और आखिरी आर्टिकल अनुच्छेद 11, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आखिरी अनुच्छेद 11 कहता है कि कानून नागरिकता संबंधी कानून निर्माण की शक्ति केवल संसद में है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी कानून बनाने की जो शक्ति है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। यानी नागरिकता के विषय में जो भी कानून बनाए जाएंगे वो केवल संसद के द्वारा ही बनाए जाएंगे। देश की संसद ही नागरिकता के विषय में कानून का निर्माण कर सकती है। ये अनुच्छेद 11 कहता है। इस तरीके से अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, अनुच्छेद 9, 10, 11 में क्या क्या प्रावधान है इस तरीके से उनका वर्णन है। इसी आधार पर भारतीय शासन अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लागू होता है। भारतीय शासन अधिनियम 1955, जिसमें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 1955। इस नियम भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए हैं। नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए हैं। ये तरीके क्या हैं? जन्म से यानी बाई बर्थ, दूसरा तरीका क्या है? बाई जन्म से वंशानुगत यानी बाई डिसेंट। पंजीकरण द्वारा यानी बाई रजिस्ट्रेशन, जन्म के आधार पर नागरिकता मिलती है, वंशानुगत बाई डिसेंट, पंजीकरण द्वारा और देशीकरण द्वारा यानी बाई नेचुरलाइजेशन, और नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि
अर्जित भूभाग के विलय द्वारा, अर्जित भूभाग के विलय द्वारा, यानी इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। क्या क्या है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए हैं। बाई बर्थ, जन्म से, वंशानुगत माने वंश के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, बाई नेचुरलाइजेशन, और अर्जित भूभाग के विलय द्वारा, यानी माने कौन सा, यदि कोई ऐसा भाग है जो भारत में सम्मिलित कर दिया जाता है तो उस वहाँ के जो निवासी होंगे वो भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। इन्हें कोई नया क्षेत्र अगर भारत में शामिल हो जाता है तो ये 5 तरीके भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए बताए गए हैं। इस अधिनियम में समय समय पर संशोधन भी किया गया, जैसे 1955 के नियम में 1986 में संशोधन हुआ, 1992 में संशोधन हुआ, 2003 में संशोधन हुआ, 2005 में, 2015 में। इस अधिनियम में इन समय समय पर संशोधन भी किए गए। 1986, 1992, 2003, 2005 एंड 2015 में नागरिकता नियम में संसद द्वारा संशोधन भी किए गए, क्योंकि संसद को ही नागरिकता संबंधी कानून बनाने में या उसमें संशोधन करने की शक्ति प्राप्त। अब इन तरीकों किस तरीके से नागरिकता मिल सकती है, इन्हें हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे पहली बात है जन्म से, तो बाई बर्थ, जन्म से कैसे नागरिक है? जो व्यक्ति 26 जनवरी 1900, एक बार थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। जन्म से नागरिकता क्या बात बताई गई? जिस व्यक्ति को 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद, या इसके बाद 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद 1 जुलाई 1987 से पहले, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 1 जुलाई 1987 से पहले यदि भारत में जन्मा है तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। 1 जुलाई 1987 से 1 जुलाई 1987 से को 1 जुलाई 1987 को या इसके बाद 1 जुलाई 1987 को या इसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 को या इसके बाद संशोधन अधिनियम, संशोधित अधिनियम 2003 लागू होने से पहले, ध्यान से समझिए, 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। 1 जुलाई 1987 को या इसके बाद लेकिन संशोधित अधिनियम 2003 के लागू होने से पहले यदि भारत में जन्मा है तो उसमें भारत का नागरिक होगा। और 2003 के बाद यदि 2003 के बाद भारत में जन्मे व्यक्ति के माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये है जन्म के आधार पर नागरिकता का प्रावधान। अब है दूसरा है वंश के आधार पर, बाई डिसेंट। जन्म के आधार पर हो गई एक बात, दूसरी बात कहती है बाई वंशानुगत, यानी वंश के आधार पर, वंशानुगत। इसमें क्या कहा गया कि 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच भारत से बाहर जन्मा व्यक्ति भारत से बाहर
से बाहर 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच भारत से बाहर जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि जन्म के समय उसका पिता भारतीय नागरिक है। जन्म के समय पिता भारतीय नागरिक है। ये तो हो गई बात। इसका 10 दिसंबर 1992 के बाद 10 दिसंबर 1992 के बाद जन्मा व्यक्ति भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय पिता या माता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। 10 दिसंबर 1992 के बाद जन्मा व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा। जन्मा व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा यदि माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। माता या पिता में से कोई एक नागरिक है। यदि 10 दिसंबर 1992 के बाद 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति भारतीय नागरिक होगा यदि माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है। ये हो गई वंशानुक्रम के आधार पर नागरिकता का प्रावधान कैसे मिल। उसके बाद आती है बाई रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण द्वारा। बाई रजिस्ट्रेशन पंजीकरण द्वारा नागरिकता क्या प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन द्वारा नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। 7 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा है। यदि कोई व्यक्ति 7 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा है तो वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। अगला है देशीकरण के द्वारा। देशीकरण द्वारा क्या इसमें कुछ पॉइंट है जिन्हें देखे जाते हैं, जैसे व्यक्ति का चरित्र अच्छा हो, व्यक्ति एक निश्चित समय अवधि से भारत में रह रहा हो, ठीक है। और मेन बात है 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से 80वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी एक का ज्ञाता हो। भाषाओं में से किसी एक का ज्ञाता हो। देशीकरण द्वारा मतलब क्या नागरिकता प्राप्त है, मतलब चरित्र अच्छा हो, 8वीं अनुसूची में वर्णित जो कि 22 भाषाओं को अभी तक मान्यता प्राप्त की जा चुकी है, इनमें से किसी एक भाषा का ज्ञाता हो, यानी बोल सकता हो, समझ सकता हो, ठीक है। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट पॉइंट एक और है कि उस देश के ऐसे देश का नागरिक न हो जहां भारतीय नागरिक को देशीकरण द्वारा नागरिकता नहीं दी जाती है। मतलब व्यक्ति उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए जिसमें भारतीय नागरिक को देशीकरण द्वारा नागरिकता नहीं दी जाती है। इन कुछ पॉइंटों को देख के देशीकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान है। अच्छा, इन प्रावधानों को कुछ छूट भी विशिष्ट व्यक्तियों को दी जाती है, जैसे कुछ छूट का कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए कुछ विशेष व्यक्तियों को छूट का प्रावधान है। ये विशेष व्यक्ति कौन से हो सकते हैं? विज्ञान, कला, साहित्य, विज्ञान,
कला, साहित्य या मानव विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले, या मानव विज्ञान, कला, साहित्य, मानव विकास, विश्व शांति, मानव विकास व विश्व शांति। ये विशेष व्यक्ति कौन हो सकते हैं जिन्हें ये ऊपर पॉइंटों में छूट दी जा सकती है? वो व्यक्ति हैं जो विज्ञान, कला, साहित्य, मानव विकास या विश्व शांति के क्षेत्र में कुछ योगदान देने वाले व्यक्तियों को नागरिकता दी जा सकती है। बस उन व्यक्तियों को संविधान की निष्ठा के प्रति एक शपथ लेनी होगी। इन व्यक्तियों को क्या करना होगा? संविधान की निष्ठा के प्रति शपथ लेनी होगी, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। ये हो गया देशीकरण द्वारा नागरिकता का प्रावधान। अंतिम में जो नागरिकता प्रावधान का वर्णन है वो है जन्म के आधार पर हो गया, वंश के आधार पर हो गया, देशीकरण द्वारा हो गया, रजिस्ट्रेशन के द्वारा। अगला है कि सम्मिलित भूभाग के विलय द्वारा, अर्जित भूभाग के विलय द्वारा, यानी अर्जित भूभाग के विलय द्वारा। मतलब यदि कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत में सम्मिलित हो गया है, भारत में सम्मिलित तो वहाँ के नागरिक भारत के नागरिक होंगे। तो ये हो गए नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके। अब नागरिकता समाप्ति के क्या तरीके हो सकते, थोड़ा उन पे नज़र डाल लें। नागरिकता समाप्ति के तरीके, नागरिकता समाप्ति, नागरिकता समाप्ति के तरीके। किन तरीकों नागरिकता समाप्त हो सकती है? तो पहला पॉइंट है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेने पर, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर या नागरिकता से वंचित किए जाने पर, नागरिकता से वंचित किए जाने पर, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता का त्याग कर देने पर, नागरिकता